चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते तैयारी। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2022 की तैयारी। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? जो डोमेन सब्जेक्ट है, 27 डोमेन सब्जेक्ट में से एक डोमेन सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट लिया हुआ होगा। अर्थशास्त्र या व्यापारिक अर्थशास्त्र, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट कोड कितना है? 309। ठीक है ना। इससे पहले मैं एक वीडियो ला चुका हूँ प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कंप्लीट जो है सिलेबस को कवर किया गया था। आज से मैं भी शुरू कर रहा हूँ यूनिट वाइज, यानी कि हर यूनिट के लिए आपको सेपरेट क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। लगातार आपके हर एक यूनिट की आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा। ज़रूरी है कि मेरे साथ बने रहिए, और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको CUET इकोनॉमिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो सके। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है जो राष्ट्रीय आय के वितरण से संबंधित है? राष्ट्रीय आय के वितरण से संबंधित कौन सा इसमें वो बताना है, जो कि एक केंद्रीय समस्या के रूप में जाना जाता है। वैसे तो आपको पता है अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्या क्लास 12 में ऑलरेडी आपने पढ़ा है। कौन कौन सी? उत्पादन कैसे किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इनमें से कोई नहीं। बट आपको बताना है इसमें से कौन सा वितरण से संबंधित है। अगर आपने सही से पढ़ा है क्लास 12 तो आपको पता होगा कि वितरण की समस्या जो है किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, एक अर्थव्यवस्था जिसकी सभी आर्थिक क्रियाएं बाजार द्वारा विनियोजित होती है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है जो कि जिसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, यानी कि इतनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बाजार विनियोजित करती है। यानी कि बाजार की मुख्य शक्तियां मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती हैं। इसमें कौन कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय विनियोजित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। सिंपल है, बाजार द्वारा नियोजित होने वाली अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स इज। अर्थशास्त्र इनमें से क्या है, आपको उसके बारे में बताना है। तो अर्थशास्त्र स्टॉक और बॉन्ड बाजार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मुख्यतः व्यापारिक फर्मों का अध्ययन है। अर्थशास्त्र दुर्लभता से संबंधित चुनाव का अध्ययन है। अर्थशास्त्र प्रबंधन निर्णयों का अध्ययन है। ध्यान में रखिए, स्टॉक और बॉन्ड का बाजार इसमें अध्ययन जो है इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। मुख्यतः व्यापारिक फर्मों का अध्ययन, केवल व्यापारिक फर्मों का अध्ययन नहीं। दुर्लभता से संबंधित चुनाव, हाँ, अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके जो दुर्लभ संसाधन हैं उसको किस प्रकार से चुनाव किया जाए तो लोगों की मैक्सिमम जो है आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। यानी कि अर्थशास्त्र दुर्लभता से संबंधित चुनाव का अध्ययन है। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। लैंग्वेज एग्जाम में बदल के आ सकता है, लैंग्वेज में हम कुछ नहीं कर सकते, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है ना। लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्यष्टि अर्थशास्त्र के व्यवहार का अध्ययन नहीं है। इसमें से कौन सा जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उत्पादक। ध्यान में रखिएगा, एक फर्म, एक उत्पादक, एक जो उपभोक्ता, ये आपके क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख चर हैं। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत अध्ययन ही होता है एक एक का। इसका मतलब ये हुआ केवल राष्ट्रीय आय इसमें तीनों में से अलग है, तो हमारा ऑप्शन होगा राष्ट्रीय आय ए। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया किसके साथ किया जाता है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट, मांग के संबंध में पूर्ति में कमी होना क्या कहलाता है? अगर मांग की तुलना में पूर्ति कम है, यानी कि एक ऐसी स्थिति यहाँ पर मांग ज़्यादा हो पूर्ति कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहुलता। बहुलता मतलब जानते ही हो, बहुत ज़्यादा होना। सीमितता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर जब मांग ज़्यादा होती है पूर्ति कम होती है, इसका मतलब ये होता है एक ऐसी स्थिति कि दुकान में तो 10 वस्तु सप्लाई है लेकिन आप 12 वस्तु मांग रहे हैं कि 2 कम है, दैट इज कॉल्ड सीमितता, स्कैर्सिटी यानी कि दुर्लभता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, सीमितता डैश समस्याओं की जननी। इसमें से किस समस्याओं की जननी है सीमित? सीमितता के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उपरोक्त सभी। ध्यान में रखिए, सीमितता से राजनीतिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ना ही सामाजिक। तो आर्थिक समस्याओं की जननी है कौन? सीमितता।
निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समस्याओं के कारक है? यह कारण है कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सीमित संसाधन, असीमित इच्छाएं, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग और उपयोग सभी। तो क्लास 12 की बुक में क्लियर दिया रखा था कि आर्थिक समस्याओं का उत्पन्न किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो इसमें तीनों थी। इसका मतलब हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसके साथ व्यवहार करती है? 4 ऑप्शन दे रहे हैं जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ हो। ऑप्शन देखिए एक अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन, एक कुल उत्पादन दे रखा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक का अध्ययन होता है, व्यक्तिगत होता है, कुल का नहीं होता है, तो ये तो नहीं होना है। एक राष्ट्र के स्फीति दर की माप, पूरे राष्ट्र की स्फीति दर, ऐसा भी नहीं होता क्योंकि हमारा व्यक्तिगत अध्ययन होता है, पूरे राष्ट्र का नहीं, राष्ट्र के एक अंक का होता है केवल। व्यक्तिगत बाजार में उपभोक्ता एवं उत्पादक कैसे व्यवहार करते हैं? कर नीतियाँ राष्ट्रीय वृद्धि को कैसे, इधर कर नीति है जो कि राष्ट्रीय आय के बारे में बताता है, राष्ट्रीय वृद्धि के बारे में बताते हैं, यानी कि ऊपर की तीनों जो है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। केवल थर्ड वाला यानी कि सी, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार के इस वर्ष 1000 मिलियन कुंतल गेहूं के उत्पादन का निर्णय लिया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है 1000 मिलियन कुंटल का उत्पादन करेंगे गेहूं का। उत्पादन की मात्रा से संबंधित यह निर्णय केंद्रीय समस्याओं के किस भाग का हिस्सा है? यानी कि अगर गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि हम 1000 मिलियन कुंटल गेहूं उत्पन्न करेंगे, तो केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत किस में आ जाएगा ये? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इनमें से कोई। ध्यान में रखा, ये है आपका क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि इसके साथ एक है कितना उत्पादन किया जाए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या उत्पादन किया जाए, इसका अहम आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय समस्या कैसे उत्पादन किया जाए, किसके चुनाव की समस्या, यानी कि इसके अंतर्गत किस चीज़ के चुनाव की समस्या का अध्ययन करते हैं? वितरण की, उत्पादन की तकनीक की, उत्पादन की मात्रा की, या उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की। आपका राइट आंसर होगा उत्पादन के तकनीक की। उत्पादन किस तकनीक के द्वारा किया जाए? उत्पादन की तकनीक 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है आपकी श्रम प्रधान तकनीक और एक होती है आपकी पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रदान में रोजगार को महत्व दिया जाता है और पूंजी में उत्पादन को महत्व दिया जाता है। अब अर्थव्यवस्था को किस चीज़ की आवश्यकता है? रोजगार में वृद्धि करने की या उत्पादन की, इस बात का डिसीजन लिया जाता है कैसे उत्पादन किया जाए के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सभी आर्थिक समस्याओं के मूल कारण है? यानी कि आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने का मूल कारण चारों में से कौन सा है? संसाधनों का गलत वितरण, दुर्लभता, न्यून उपभोग या अति जनसंख्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका दुर्लभता, संसाधनों के कम होना ही आर्थिक समस्याओं का मेन कारण है, ऑप्शन नंबर बी। 12, यदि वस्तु एक्स की कीमत में कमी के कारण वस्तु वाई की मांग में वृद्धि हो जाती है, यानी कि एक्स की कीमत घट रही है तो वाई की मांग बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सी वस्तु कहलाएगी? तो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं हैं, संबंधित वस्तु नहीं है, प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु। ध्यान में रखिएगा, एक वस्तु के कारण, एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती है तो वह पूरक वस्तुएं होती हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उपभोक्ता एक्स की आय में वृद्धि के कारण, आय की एक उपभोक्ता है उसकी आय में वृद्धि हो गई, वस्तु ए की मांग में कमी आती है। वस्तु ए किस प्रकार की? अगर किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण अगर किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है, ध्यान में रखेगा, तो उस वस्तु को कहेंगे हम पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं या सामान्य वस्तुएं। राइट ऑप्शन इज गिफिन वस्तु, यानी कि जिसका दूसरा नाम है घटिया वस्तुएं या निम्न वस्तुएं, क्योंकि इनकम बढ़ने के बाद कोई भी घटिया वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। तो आय के बढ़ने के साथ साथ गिफिन वस्तु की मांग भी घटती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए संसाधन कैसा होता है? पर्याप्त होता है, सीमित होता है, असीमित होता है, अनुपयुक्त। तो सिंपल सा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए उसके संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके होता है? केंद्रीय नियोजित, नाम से पता चल रहा है कि केंद्र के द्वारा नियोजित, यानी केंद्र के द्वारा निर्धारित होती है। दैट मीन्स उद्योगपतियों का, निजी फर्मों का, सरकार का, उपभोक्ताओं का। तो केंद्र में कौन होता है? सरकार। तो सरकार का नियंत्रण होता है।
सरकार वित्तीय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। किस में सरकार जो है जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो है बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, उपरोक्त सभी। सरकार द्वारा जहाँ हस्तक्षेप नहीं होता वो होता है बाजार अर्थव्यवस्था में, जहाँ पर वस्तुओं की कीमत के निर्धारण या फिर समस्त आर्थिक गतिविधियाँ बाजार के मांग और पूर्ति के दौरान निर्धारित होती है। सरकार का कोई भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी एक राष्ट्र की समस्या है और ये इसका मतलब ये हुआ एक जो है सामूहिक चर है जिसका अध्ययन किया जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, इनके स्तर में, व्यष्टि के साथ साथ समष्टि दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा समष्टि। ठीक है ना, बेरोजगार पूरे राष्ट्र की है, राष्ट्र का अध्ययन यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 18, वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी सत्यता की जांच की जाए। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है? जहाँ पर क्या है, क्यों है, कैसे का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है, सत्यता की जांच की भी जा सकती है और नहीं भी, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक अर्थशास्त्र जो है किसी वस्तु के वास्तविक ज्ञान के बारे में पता करता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, यानी कि उसकी सत्य के तह तक जाती है, यानी कि सत्य का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वह कथन जो सुझाव नहीं देता उसे क्या कहते हैं? वास्तविक कथन, आदर्शात्मक कथन, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है वास्तविक कथन। वास्तविक कथन सुझाव नहीं है, ये केवल वास्तविक स्थिति के बारे में बताता है, क्या, क्यों, कैसे। क्लियर। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है किससे? तथ्यों से, विचारों से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तथ्यों से जो संबंधित होता है वो है वास्तविक अर्थशास्त्र, और तथ्यों को छोड़ के लोगों की, विशेषज्ञों की विचारों से जो सहमत होते हैं वो होता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, यानी कि क्या होना चाहिए ये बात करता है। क्वेश्चन नंबर 21, संसाधनों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, हमारी आवश्यकताओं की तुलना में वे दुर्लभ होते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग है, ए और बी, उपरोक्त में से कोई। ध्यान रखिएगा, संसाधन वो होते हैं जो दुर्लभ हो और उनके बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग मौजूद हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट, ए एंड बी दोनों। जब MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफ़र स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 1 के बराबर हो, मतलब 1 के बराबर हो, तो PPC क्या होगा? PPC मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा? नीचे की ओर ढलान वाला एक उन्नतोद्धार वक्र, एक क्षैतिज सीधी रेखा। क्षैतिज सीधी रेखा मतलब होता है इस तरीके से सीधी रेखा होगी, बिल्कुल ऐसे। मूल बिंदु के समान दूरी पर एक्स और वाई एक्स दोनों को काटता हुआ नीचे की ओर ढलान वाला होता है, या नीचे की ओर ढलान वाला एक नतोदर होता है। ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा एक्स और वाई एक्सिस को काटता हुआ नीचे की ओर ढलान वाला होता है। ठीक है ना, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है हमेशा ऐसे, जो वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस दोनों को काटता हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिस्थापन वक्र का आकार परिवर्तित होता है क्यों? अवसर लागत के कारण, कुल लागत के कारण, सीमांत अवसर लागत के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सीमांत अवसर लागत के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, जब कुछ संसाधनों का प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरण किया जाता है, जहां पर हम पहले 1 में साधनों का प्रयोग कर रहे थे, अब प्रयोग 2 में जो है स्थानापन्न कर रहे हैं। ठीक है, तकनीक के दिए होने पर, जो भी तकनीक है उस तकनीक पर तथा प्रतिस्थापन की सीमा दर तो क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहती है, शून्य होती है। तो प्रतिस्थापन की सीमा दर यहाँ पर हमेशा बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, PPC एक सीधी रेखा होती है क्यों? घटती सीमांत लागत की स्थिति में, घटती सीमांत लागत की स्थिति में, स्थिर सीमांत लागत की स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा, PPC एक सीधी रेखा तब होगी जब स्थिर सीमांत लागत की स्थिति में जो है ये समान हो, बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 26, जब एक अर्थव्यवस्था PPC यानी कि उत्पादन संभावना वक्र पर प्रचालन कर रही होती है तो इससे क्या प्रकट होता है? कि संभावित उत्पादन इज ग्रेटर देन वास्तविक उत्पादन, संभावित उत्पादन बराबर वास्तविक उत्पादन, संभावित उत्पादन इज स्मॉलर देन वास्तविक उत्पादन, इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी अर्थव्यवस्था पीपीसी पर प्रचलन कर रहती है तो इससे जो है संभावित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन हमेशा बराबर बराबर इक्वल होते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? एक सीधी रेखा, मूल बिंदु की ओर नतोदर, मूल बिंदु के नतोदर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा मूल बिंदु की ओर नतोदर, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र बनाएंगे तो यहाँ से होते मूल बिंदु की ओर झुका हुआ रहता है आगे, यानी कि चाहे वाई एक्सिस के लिए हो चाहे एक्स एक्सिस के लिए हो। क्या उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध है किससे? तकनीक के चयन से, आय के वितरण से, वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से, वस्तुओं तथा सेवाओं के चयन से। क्या उत्पादन क्रिया में वस्तुओं का चयन किया जाता है कि किस तरह की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर 29, उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता हो। उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र और उत्पादन संभावना वक्र। तो ध्यान में क्या, आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला वक्र जो है वो है पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र। क्वेश्चन नंबर 30, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है कितने वर्गों में? अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, तीनों है। इसका मतलब आपका राइट आंसर इज उपरोक्त सभी, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? निम्नलिखित किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? धन का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो मार्शल, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ और मार्शल, यानी कि इसके कोई दूसरा ऑप्शन होगा, 2 सेम आ गया, पीगो को मान लीजिए कोई भी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया? यानी कि अर्थशास्त्र पहले एक ही रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन 1955 में आके इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। और उसको बांटने का काम किसने किया है? मार्शल ने, रिकार्डो ने, रैगनर फ्रिश ने या पीगो ने। तो आपका राइट आंसर होगा रैगनर फ्रिश ने। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है किसने कहा? हिक्स, कीन्स, रॉबिन्स या मार्शल? रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुअलसन। ऑप्शन है बी, मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? ध्यान में क्या, रैगनर फ्रिश ने ही अर्थशास्त्र को 2 ग्रुप में बांटा। एक था आपका व्यष्टि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो, और एक था समष्टि जिसको बोलते हैं मैक्रो। यानी कि सबसे पहले माइक्रो का वर्ड यूज़ करने वाले थे प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। क्वेश्चन नंबर 36, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है कौन सी? व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे कर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपरोक्त सभी। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो शामिल होने वाली रहती है ये व्यक्तिगत दोनों है, और छोटे छोटे चर, उपरोक्त सभी, यानी कि इसके राइट आंसर है उपरोक्त सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या है? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? भूमि, श्रम, मुद्रा या पूंजी? ऑप्शन इज सी, मुद्रा। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? आर्थिक क्रिया क्या करते, उसमें कौन कौन से कारक क्यों उत्पादन होता है, उसमें कौन कौन से है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश, उपरोक्त सभी। ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे तीनों के तीनों आर्थिक क्रियाओं के ही उदाहरण हैं। अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है सैमुअलसन ने, मार्शल ने, रॉबिन्सन ने, पीगो ने। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सैमुअलसन ने ही अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित विचारधारा को प्रस्तुत किया। मार्शल ने अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी विचारधारा प्रस्तुत किया। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र के दुर्लभता संबंधी, और पीगो ने जो है, पीगो और प्रोफेसर मार्शल दोनों मित्र थे और दोनों जो है एक ही कथन के प्रतिपादक थे, लेकिन मेन कौन? प्रोफेसर मार्शल थे। ठीक है ना। ये आपके यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है।
ठीक है ना। ज़रूर लाइक कीजिए। अगर इस पहले चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने कहीं नहीं पढ़ा है, बुक की लैंग्वेज आपको नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि किस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए। थैंक यू एवरीवन।